नमस्कार नमस्कार एवरीबॉडी। अब उत्तराखंड की पावन देवभूमि में जहां लोगों का ध्यान शायद ही कभी देवताओं से हटकर किसी व्यक्ति विशेष पे जाता है, ऐसी ही एक जगह पर इसी देवभूमि में एक ऐसे नेता जो कि युवा हैं, गतिशील हैं, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कर्मठता से अपनी एक पहचान बनाई है, बड़ी गहरी पहचान बनाई है, और उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी। सो वंस अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन। धामी जी, मुझे बड़ा हर्ष है, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अवसर मिला है अमर उजाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपसे बातचीत करने का। शुरुआत में करना चाहती हूँ धामी जी, आपने ये विकसित उत्तराखंड जो आपका अभियान है बड़ा जोर पकड़ रहा है धामी जी, परियोजनाओं पे परियोजनाएं आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, और मैं कुछ डेटा देख रही थी जो कि नीति आयोग की डेटा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG वाली डेटा, जिसमें 2023 से 2024 में आप बिल्कुल शीर्ष पर हैं। यू आर राइट एट द फ्रंट, यू आर राइट एट द टॉप। तो क्या है धामी जी का प्लान उत्तराखंड के लिए? चलिए, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से जो है आपसे हाँ, वो हो नहीं पा रहा था मुलाकात। भेंट की मुझे प्रतीक्षा थी, और जी, और ये कहते हैं कि मिलना ये जीवन में ऐसा संजोग होता है जो किसी के हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल। तो कितने दिनों से लगभग हम लोग मिलने का प्रयास 3 महीने से। 3 महीने से, और अचानक मुझे पता नहीं था, अभी तक भी नहीं पता था कि आप यहाँ मिलेंगे मुझे। तो आपका बहुत स्वागत, और मेरा सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपने कहा विकसित उत्तराखंड जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज अमर उजाला के इस संवाद कार्यक्रम से, वाजपेयी जी भी हमारे संपादक जी, और बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े भाई हमारे, कई सारे लोग जिनके साथ हमने काम किया है, सभी सभागार में उपस्थित हैं। आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 11 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है। स्वर्णिम कालखंड के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं विकसित भारत का संकल्प पूरे राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और उन्होंने जो विकसित भारत की बात करी है, विकसित भारत का जो संकल्प पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने रखा है, वो सबके लिए एक लक्ष्य है। और विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे राज्य विकसित बनेंगे, और विकसित राज्य तभी बनेंगे जब उस राज्य के सभी जनपद, सभी विकासखंड, सभी न्याय पंचायत, सभी ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें विकसित होंगी जी। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों काम देवभूमि उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व में 2014 के बाद अनेक काम आगे बढ़े हैं, अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। चाहे वो सड़क परिवहन का क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र में पूरे राज्य के अंदर 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हुआ है। वहीं दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में जी, साल भी क्या, कुछ ही महीनों में, अग्निहोत्री जी बैठे हैं सामने हमारे, तो ये सब लोग, तन्मय जी और आप सबको जब नोएडा से, दिल्ली से देहरादून आना होगा तो अब आप लोग जो है फ्लाइट नहीं लेंगे, फ्लाइट कहीं बंद न हो जाए आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की, क्योंकि जो एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है जी, उसके पूरा हो जाने के बाद 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून की दूरी पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं गडकरी जी से ये पूछ रही थी बस पिछले महीने ही, उन्होंने बोला और कुछ महीने दे दो, तो मैं सोच रही हूँ अब कितने महीने लगाने, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं 2.5 घंटे में कब आएंगे हम दिल्ली से देहरादून। नहीं, कुछ ही महीनों की बात है, क्योंकि मेरठ तक जो है सड़क पूरी तरह बन चुकी है जी। और उससे मैंने खुद एक दिन ट्रायल यहाँ से, मैंने ट्रैवल किया था, यहाँ से मैं खुद गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारा भी है कि जब लोग आ जाएंगे देहरादून तो उनको कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम बहुत करीब से देख रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा वाजपेयी जी ने, और
चूँकि मेघा जी तो कभी कभी आती हैं, आप रोज़ ही यहाँ सड़कों में गुजरते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे कि अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि अभी भी यहाँ पर पूज्य महाराज जी लोग अंदर बैठे हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो अभी मुझे कह रहे थे कि जो है बहुत ज़्यादा रस है, आज पूर्णिमा का वो है, तो इसलिए ये संख्या देखिए बहुत बढ़ गई है। और हर एक देशवासी चूँकि यहाँ आना चाहता है, इतने सारे हमारे डेस्टिनेशन हैं उत्तराखंड के अंदर, अनेक धार्मिक स्थल हैं, 4 धाम हैं हमारे, तो लोगों का गंगा जी का भी यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर अनेक स्थानों पर जो है लगातार स्नान पर्व इत्यादि चलते रहते हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और वाजपेयी जी ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है कि ये जैसे एलिवेटेड का काम पूरा होगा तो ये जो संख्या है आज, ये संख्या 3-4 गुना बढ़ने वाली है। और सच में ये हमारे लिए बहुत चुनौती है वाजपेयी जी, और इसको लेकर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। और हमने रिस्पना और बिंदाल दोनों नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का पूरा प्रस्ताव हमने तैयार कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने भी हमको इसमें जो है पूरा आश्वासन दे दिया है कि भारत सरकार भी हमको इसमें सहयोग करेगी, और उसकी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक बात आप हमेशा रिंग रोड जैसा उसका पूरा स्वरूप होगा 26 किलोमीटर का, जिसके कारण से जो आज ये जाम की समस्या है या आने वाले समय में जो फुटफॉल एकदम से बढ़ने वाला है, तो वो हमारा जो है ठीक नियोजित तरीके से आगे बढ़ेगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। पूरे देश के लोग देहरादून आना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी व्यवस्था के लिए आप हमेशा कहते हैं कि हम अपने स्टेट के लोगों के लिए कम है, 8 करोड़ लोगों की आबादी को हमको देखना होता है। अब देखिए, ये तो अभी मेघा जी ने नीति आयोग की बात करी है, जिसमें पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ वहाँ, ये मतलब सुझाव मेरा मैं रखता हूँ लगातार, 4 बार मैं नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित हो चुका हूँ, कि जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं पूरे देश के लिए एक समान बनती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा अलग बना दीजिए, क्योंकि हमको अनेक जैसे फुटफॉल जो हमारा है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, भ्रमणशील जो लोग हैं, वो हमारे यहाँ लगभग, ये बिल्कुल वाजपेयी जी ने सही कहा कि हमारी आबादी 1 करोड़ 25 लाख के लगभग है, लेकिन हमको यहाँ 8 करोड़ लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 8 करोड़ लोगों के लिए पेयजल है, हमारा सड़कों की व्यवस्था है, उनके आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता है, सभी ध्यान करना पड़ता है। तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और उसके लिए हम लगातार मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी अधिकांश परियोजनाएं जो हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके सामने रखते हैं, तो वो अधिकांश हमको जो है स्वीकृति भी मिलती है। जैसे अभी आप देखिए, मुझे याद आ रहा है कि अभी हेमकुंड जाने वाला हमारा रोपवे स्वीकृत हो गया। एक बड़ा काम हो गया कि आने वाले समय में जो हेमकुंड साहब की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में, नहीं 45 मिनट में हेमकुंड साहब की यात्रा जो है हमारी गोविंद घाट से पूरी हो जाएगी। जो कि वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी। इसी प्रकार केदारनाथ की यात्रा, हमारी केदारनाथ का रोपवे भी स्वीकृत हो गया है, उसके लिए भी जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो गई हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में केदारनाथ की यात्रा भी बड़ी आसान होगी। तो धामी जी, आप जब यात्राओं की ही बात कर रहे हैं तो एक सवाल उस पे ही ले लेते हैं। इस बार आपकी 4 धाम यात्रा में बहुत चर्चा हो रही है आपके 4 धाम यात्रा की, और शीतकालीन यात्रा जो इस बार आप लोग ने वापस पुश किया है, केंद्र से भी आपको बहुत मदद मिला, प्रधानमंत्री जी खुद ही आ गए गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हर्षिल, तो मदद तो हो रही है और फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है। तो धामी जी, ऐसा क्या अलग इस बार कर दिया आपने कि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई, लोग इतना बात कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी का क्या है कि गंगा मैया से एक रिश्ता है जी, और मैं उनको गंगा पुत्र भी कह सकता हूँ आपके इस मंच से, आज अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम से, कि उनको जैसे गंगा मैया ने बनारस बुलाया, वैसे ही गंगा मैया ने हमारी शीतकालीन यात्रा में उनको सम्मिलित होने के लिए अपने मायके मुखवा में बुलाया जी। और उन्होंने शीतकालीन यात्रा में उनके आने के बाद
इस बार हमने नया प्रयोग किया है कि एक नया काम शुरू किया कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा के बाद 6 माह पूरी तरह से लोग खाली हो जाते हैं। हाँ। दुकानें बंद हो जाती हैं, उस रास्ते पर तमाम प्रकार के जो काम हैं वो सब बंद हो जाते हैं और लोग 6 महीने कोई काम बिना काम के रहते हैं। तो ये था कि शीतकाल में राज्य के अंदर अनेक संभावनाएं हैं जी। और शीतकाल में भी जो गद्दी स्थल हैं जहाँ पर डोली विश्राम करती है, उन सभी स्थानों पर वही दर्शन पूजन इत्यादि के कार्यक्रम पूरे विधि विधान से चलते रहते हैं जी। तो हमने सभी लोगों को बताया कि भाई एक तो दर्शन पूजन हो सकते हैं, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा, वही जो है सब मिलेगा जैसा जिस समय हमारी यात्रा चलती है उस समय धाम खुले होते हैं, उसके बाद भी। और इसके साथ राज्य में डेस्टिनेशन बहुत हैं। बिल्कुल, कि बहुत जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक भी मैं कहूँ कि कुछ माह देश के अनेक शहर ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल धूप नहीं दिखाई देती है जी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुनहरी धूप होती है और अच्छी धूप, और धूप भी ऐसी कि उसको आप ताप भी सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको घाम तापू पर्यटन भी जो है इसका नाम दिया है। जी। एक सवाल दामे जी इसी से जुड़ा है कि लोग आ रहे हैं घाम तापने के लिए, लेकिन बहुत एक्सीडेंट भी इस चारधाम के रूट पे बढ़े हैं। हमको लगता है जगह जगह से जो आपदा हमारे लिए एक हमेशा से मुश्किल बनी है और आपदा के चलते रास्ता जाम होता है या बंद होता है तो नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक कई कई घंटे तक लोगों को परेशानी होनी है। तो इस दिशा में भी हम ये आपदा जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा राज्य जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, यहाँ हर साल हमको किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, अत्यधिक बरसात आने के कारण से जलमग्न पूरा क्षेत्र हो जाता है। बहुत सारी जो बरसाती नाले हैं, नदियां हैं, गधेरे हैं, ये सब उफान पर आ जाते हैं और कई बार अपना रास्ता बदल देते हैं। इसी प्रकार अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो कभी बादल फट जाता है, कभी भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलॉन्च आ जाते हैं। तो इसी बार से अभी हमने जो है माड़ा में बड़ा एवलॉन्च आया था जिसमें 54 लोग उस एवलॉन्च की चपेट में आ गए थे। हम सकुशल 46 लोगों को निकालने में हमको सफलता प्राप्त हुई, कुछ लोग फिर भी हम नहीं बचा पाए। तो ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया है कि देखिए डिजास्टर के क्षेत्र में हम काम करें। हमने पूरे विश्व के लोगों को देहरादून में बुलाया था और 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन हमने देहरादून में आयोजित किया। उसमें तमाम प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई, हिमालयन राज्यों के बारे में चर्चा हुई, इस प्रकार की आपदाओं के बारे में चर्चा हुई कि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के असर को कैसे हम न्यूनतम कर सकते हैं, उस सब पर चर्चा हुई। और आपदा में पूरा हमारा सिलक्यारा का आपदा मॉडल या सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि 41 श्रमिक भाइयों को किस प्रकार से 17 दिन टनल के अंदर रहने के बाद सकुशल बाहर निकाला गया। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा हुई कि एक भी मजदूर भाई इतनी सी खरोच भी नहीं आई। लेकिन धामी जी सवाल तो यहीं पर है ना सर, जब आप ये कहते हैं कि सक्सेसफुली सबको निकाल लिया गया, ये जो पर्यावरण के जितने विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जो बांध, सड़क के जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे। ये जो संतुलन की स्थिति आपको रखना है, विकास एक तरफ और पर्यावरण की संरक्षण दूसरी तरफ, ये थोड़ा मिटता दिख रहा है। तो इसको कैसे, इस पर क्या जवाब देंगे आप? इसका जवाब तो आपने पहले जब मेरे से सबसे पहला प्रश्न किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जी, आपने कहा कि जो है हमने पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी जो दिशा है और जो विकास का मॉडल है वो सही दिशा में जा रहा है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस करते हुए, और हम ही ऐसे राज्य हैं जहां पर हमने जीईपी लागू किया है।
ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि ये हमने एक सूचकांक अपने सामने रखा है कि आखिर विकास करने में हमें किन किन चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है या क्या हम उसकी कीमत चुकाते हैं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और हमने देखिए तमाम काम इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए भी काम किए हैं। हमने यहाँ पर स्प्रिंग रिवर एंड रिजुनेशन अथॉरिटी का भी यहाँ गठन किया है, जो हमारे तमाम जल स्रोत हैं, नाले हैं, गाड़ हैं। गाड़ जानती हैं? नहीं जानती हूँ। गाड़ माने छोटी सी नहर जो बहती रहती है, नदियाँ टाइप की हैं। गधेरे हैं और हमारे स्रोत हैं जो बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में आपको पहले मिलते थे। मतलब आज से अगर 20-30 साल पहले की बात करूं मैं, तो बड़ी संख्या होती थी इसकी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब बहुत कम होते जा रहे हैं और सूख रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय भी है। हम इन सबको दोबारा से इनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, यानी इनको रिचार्ज करने पर। एक सवाल है कि कई पावर प्रोजेक्ट जो है बहुत सालों से लंबित हैं, कहीं ना कहीं से पर्यावरण के लिए बता के और उस तरीके से रुके हुए हैं, जो कहीं ना कहीं विकास की गति को रोकते नहीं हैं। देखिए ये बहुत आपने वाजपेयी जी, मुझे लगता है वैसे तो आप उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और जब आप हल्द्वानी में होते थे तब से मेरा आपसे परिचय है, लेकिन इधर मुझे लगता है कि जिस दिशा में हमारी सोच जा रही है उसी दिशा में आप भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और इस बिल्कुल सच में कि हमारे जो है हमारी जितनी क्षमता है यहाँ पर, हम 25,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्यावरणीय जो नियम बना दिए गए, गंगा नियंत्रण बोर्ड बना और फिर माननीय न्यायालय में भी मामला गया, उसके कारण से हमारी अनेक परियोजनाएं जो है लटक गई। और हम जो राज्य के लिए और देश के लिए जो बिजली पैदा कर सकते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं। संभावनाएं अनेक हैं, गंगा में भी और गंगा की सहायक नदियों में भी, सभी में इस प्रकार की रोक लगी हुई है। उसके कारण से सच में बहुत प्रभाव हो रहा है। मैं लगातार भारत सरकार में इस बात को रख रहा हूँ और माननीय न्यायालय ने भी कुछ सकारात्मक उसमें किया है। अनेक हमारे ऊर्जा मंत्रालय, हमारा जल शक्ति मंत्रालय, वन मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ये सब मिल रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्टों को अभी हमको रुपसिया बगड़ में 120 मेगावाट की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार त्यूनी प्लासी जो प्रोजेक्ट है उसको मिला है। तो ऐसे करके अब हमको कुछ प्रोजेक्टों में स्वीकृति मिल रही है। हमारा प्रयास है कि सब लोग हमारे कष्ट को समझें, हमारी चुनौतियों को समझें और उसमें हमको स्वीकृति मिलेगी तो निश्चित रूप से जो बिजली पैदा होगी वो हमारे साथ साथ पूरे देश के लिए काम आएगी। तो धामी जी, आपने जो पुरानी इन्वेस्टर, आपकी जो लास्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस पर कम से कम 30 लाख करोड़ से ज़्यादा अलग अलग समझौते आप लोगों ने किए हैं। एक बार स्टेटस समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज थीम डेवलपमेंट का है, इसलिए लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों नहीं बताते हमें कि कार्यान्वयन जब कर रहे हैं इन सारे समझौतों का, जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने सोचे हैं, क्या स्टेटस है उसका अभी? देखिए, हमने 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर आयोजन किया था और उसमें हमने देश दुनिया के सभी लोगों को आमंत्रित किया कि राज्य के अंदर आइए, आप यहाँ निवेश करिए, उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ पर सर्विस क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, उसमें भी आइए, वहाँ भी अपना आप यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के भी प्रक्रम को खड़ा करिए, रोज़गार करिए, अपना भी उद्योग लगाइए, निवेश करिए और हम सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसको लेकर हमने जब हम ये करने जा रहे थे तो हमने अनेक हमारे जो यहाँ पहले से जो इंडस्ट्री लगी हुई है जी, उन इंडस्ट्री के लोगों के साथ संवाद किया, क्योंकि हम ये जरूर जानना चाहते थे कि जो हमारे राज्य में इंडस्ट्री लगाने के लिए आएंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, वो उससे पहले हम ये जाने कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है या जो हमने पॉलिसी बनाई हुई है उन पॉलिसियों में कोई चेंज तो नहीं करना है या कोई नई पॉलिसी तो नहीं बनानी है। तो उन्होंने जो हमको सुझाव दिए और उस सुझाव के आधार पर हमने 25 नई पॉलिसी बनाई और हमारा राज्य जितनी हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, हमको
ऐसा अपेक्षा थी या ऐसा हमको अंदाजा था कि 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमको जो है MOU हो जाएंगे, जी, और ज्यादा हो गए। और करते करते हमारे ये 3,54,000 करोड़ के MOU विभिन्न निवेशकों ने हमारे साथ करार किए कि हम यहाँ लगाएंगे, और सभी क्षेत्रों के लोग आए उसमें। और उसमें से जैसे आपने कहा क्रियान्वयन, तो अभी तक 90,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की ग्राउंडिंग पर काम हो गया है जी, एक बड़ा आंकड़ा है। और इसके आने से रोजगार तो के लगभग क्षेत्र 1 में- लाख करोड़ तक तो पहुंच ही गए हैं आप लोग। हाँ, लगभग आ जाएंगे, अभी जा जाएंगे। तो अच्छी हमारी एक शुरुआत है, और इसको एक अच्छा आंकड़ा मान सकते हैं, क्योंकि वैसे जितने निवेशकों के साथ करार होते हैं उसमें 10 से 12%, 15% तक लोग आते हैं। जी, जी, लेकिन जी, हमारे बिल्कुल। यहाँ बड़ी संख्या आई है, और अभी तक ये क्रम अभी टूटा नहीं है, ये अनवरत रूप से क्रम चल रहा है। जी, और हम आगे भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और एक हम ग्राउंडिंग सेरेमनी भी करेंगे, आप सब लोगों को सूचना देंगे। लवली। तो धामी जी, एक इससे अब डेवलपमेंट की काफी बात हम लोगों ने कर ली इससे है। थोड़ा एक यूसीसी सवाल- एक क्या आप सवाल- डेवलपमेंट पे एक सवाल लेना एक चाहेंगे? सवाल। अंतिम सवाल एक डेवलपमेंट सवाल पे, लेता- फिर हमें मुद्दा बदलना है। धामी जी, बहुत मुद्दे हैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। एक आप भू कानून लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं निवेशक ठिठक तो नहीं गए इस बात से लेके? देखिए, ऐसा है कि भू कानून निवेशकों को रोकने के लिए नहीं लाया गया है, जी। और निवेशकों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल हमने जो लोग बहुत सारी जो जमीनें यहाँ पर खरीद लेते थे, प्रयोजन कुछ दिखाते थे, कहते थे हम यहाँ अस्पताल खोलेंगे, यहाँ हम स्कूल खोलेंगे, यहाँ हम कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, या हम इंडस्ट्री लगाएंगे, उसके बाद वो काम नहीं करते थे, केवल लैंड बैंक जमा कर लेते थे, और यहाँ की जो संपत्तियाँ थी वो खुर्द-बुर्द हो रही थी, तमाम तरीके से उनका दुरुपयोग हो रहा था। उसको रोकने के जी। लिए, और राज्य का जो मूल अस्तित्व है, वो मूल अस्तित्व किसी भी कीमत पर खराब न हो, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके, और ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकने के लिए हम ये भू कानून लेकर आए हैं। ये राज्य की जनता की मांग थी, लेकिन इससे निवेशकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 12.5 एकड़ तक की जमीन हमारे जो 11 जिलों में हमने भू कानून लागू किया है, उसके ऊपर अगर किसी को जमीन चाहिए, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, निवेश करना चाहता है, कोई भी संस्थान खोलना चाहता है, उसको परमिशन लेनी होगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, ठीक है। लेकिन बताना होगा कि हम क्या काम करेंगे। जी। तो धामी जी, अब थोड़ा मुद्दा बदलेंगे, यूसीसी की तरफ आपको ले जाना चाहती हूँ। पहले राज्य आप बने हैं, एक बार केंद्र ने पिछले साल ये डिसाइड कर लिया कि यूसीसी लाना है, तो सबसे पहले धामी जी, यू टेकन द लीड। आपने फटाफट आयोग भी बुलाए, जल्दी से सारे काम करवाए, और हाउस में पास भी करवा दिया, एग्जीक्यूट भी करवा दिया। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आपके हिसाब से अब तो ये एग्जीक्यूशन हो चुकी है, क्या प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड के लोगों का यूसीसी के आने के बाद? पहला सवाल। दूसरा ये कि भाई आपके जो विपक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस लॉ में काफी खामियां हैं, जिसकी तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। और इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक सब क्वेश्चन अनूप का भी है, तो एक ही साथ आप बताएं हमें विस्तार से, क्योंकि यूसीसी एक मुद्दा है सर, उस पर तो हमें बात करना बहुत जरूरी है। यूसीसी को कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष या लोग एक इस तरीके से भी देख रहे हैं, या उनके दिमाग में एक धारणा बनती जा रही है कि एक अविश्वास सा भी हो रहा है कि एक उत्तराखंड को जो है हिंदुज्म की जो है एक प्रयोगशाला के तौर पर तैयार करने की बात कही जा रही है। नहीं, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई ना आपने, एकदम और जल्दी जल्दी दूसरा- सब कुछ किया, रोल मॉडल बन गया। इसी से जुड़ा एक सवाल दूसरा कि आपके यूसीसी लागू करने के बाद कौन से ऐसे राज्य जिन्होंने अपने अधिकारियों को भेज के, या सरकारों ने आपसे संपर्क किया कि आपका जो फार्मूला है, या जो आपने जिस तरीके से इसको लागू किया है? देखिए, ये आप लोगों ने ये प्रश्न पूरे देश के अंदर जिस बात की लगातार पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपने मेरे से जानकारी चाहिए है, तो मैं आपको बताऊं कि एक तो देखिए, यूसीसी समान नागरिक संहिता, इसका प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। जी बिल्कुल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको लागू कर सकते हैं। हमने संविधान सम्मत काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा त्वरित रूप से हमने इसमें एक्शन कर दिया। त्वरित रूप से एक्शन करने के लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारा 2022 में यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जाते समय हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से कहा, एक अपना संकल्प रखा, हमने वचन दिया कि हमारी सरकार गठित होती है, आप हमको मौका देंगे तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए शुरुआत करेंगे, वो काम शुरू कर देंगे। और इसके पीछे हमने कुछ कारण भी गिनाए, जो अनूप जी का है उससे मैं उनके प्रश्नों का जवाब भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा जी। हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड गंगा यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सीमा पर अपना योगदान दे रहा है। और देश के हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। और देवभूमि में रहने वाले हर वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। जी। और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक जो यहाँ मिथक था कि हर बार 5 साल में मेघा जी सरकार बदल जाती है, तो जानते हैं, आप भी जानती हैं। जी जी बिल्कुल। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस बार भी लोगों को, चूंकि मैं तो चुनाव से ठीक 6 माह पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और बहुत कम लोगों को, बड़े बड़े हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मैं उनको राजनीतिक विद्वान कहता हूँ, क्यों विनोद जी भाई साहब क्या कह सकते हैं उनको तो लोगों को बहुत कम उम्मीद थी जी यार, और हमने जो है बहुत लोगों को सामने सामने जाते भी देखा, आते भी देखा। कई सारे अनुभव छोटे से कालखंड में मुझे हुए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये सारा बदल दिया और दोबारा सरकार में हम लोगों को आने का मौका दे दिया। और हमने भी वचन निभा दिया, इतना प्यार दिया आपको। हमने वचन निभा दिया जी अपना। हमने जो वायदा, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वायदा तो टूट जाता है, लेकिन वचन हमने अपना, बाकी लोग पीछे पड़ गए धामी जी, आपने लीड ले ली, यहाँ पर भी लीड ले ली। नहीं देखिए, अब ये देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है और ये पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी। और अनूप जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ इसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दी। मैंने कहा कोई हमने गलत काम नहीं किया है, ये तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है, किसी धर्म के, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लिया गया है। अगर हम देवभूमि में समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, देवभूमि में हम दंगारोधी कानून लागू करते हैं, देवभूमि में हम जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो कोई अगर कहेगा कि साहब आपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दी, तो हमें गर्व है कि हम प्रयोगशाला कहिए, कुछ भी कहिए, ये हिंदुत्व की हम यहाँ से जो है बिल्कुल। तो धामी जी एक बात बताइए धामी जी, आप में और योगी आदित्यनाथ में काफी समानता है, दोनों पहाड़ से आते हैं, दोनों को बुलडोजर से बड़ा प्यार है, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, योगी जी हमारे नहीं, वैसे आप चेहरे से सौम्य और दिखते हैं, लेकिन फैसले आप बहुत कड़े कड़े ले रहे हैं, इस वजह से शायद मेधा जी को कुछ पर सवाल आया। धामी जी आप जवाब तो इसका देंगे जरूर। पॉइंट ये है कि 140 या 170 शायद मदरसों को जो बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर विपक्ष और बहुत लोगों का अब ये कहना है कि अल्पसंख्यकों की तरफ आपका जो रुख और रवैया है वो सही नहीं है। हिंदू के अगले पोस्टर बॉय तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जी बनने की पूरी तैयारी में है। तो धामी जी आपसे इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इन बुलडोजरों का जो कहर चल रहा है अभी, क्या कहना है आपको? ऐसा है कि हम चाहते हैं कि देवभूमि में हर एक व्यक्ति कानून से जिए जी, कानून से जीने की उसकी आदत होनी चाहिए। क्या अवैध अतिक्रमण कोई इसको सही मानेगा मेघा जी? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बताइए, कोई हमने गलत काम किया अगर अवैध पर अतिक्रमण उनका हटाया? ऐसा कहना है सर कि सारे पेपर्स उनके पास हैं और तब भी उन्हें बंद किया जा रहा है, तो ये सवाल नहीं, कोई भी देखिए ऐसा है, जो भी हम काम करते हैं वो विधि सम्मत करते हैं, संविधान सम्मत करते हैं और व्यवस्था सम्मत करते हैं। हमने व्यवस्था तोड़ने का कोई काम नहीं किया है। देखिए जगह जगह पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसे चादर बिछाकर अनेक सरकारी जमीनें जो है
अतिक्रमित कर ली गई, उन पर कब्जा कर लिया गया, जी उनको हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। तो ये किसी को टारगेट करने जैसी कौन सी बात है? अभी मैं हल्द्वानी में 2 दिन पहले गया था, कालू सिद्ध मंदिर हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर और बड़ा सिद्ध धाम, वहाँ पर लोग कहते हैं, बड़ी मान्यता है कि जो भी वहाँ जाता है अगर प्रार्थना करता है तो उसकी मान्यता पूरी होती है वहाँ पर, है ना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वो मंदिर बिल्कुल सड़क में आ रहा था, उसको पीछे कर दिया। आपने तो देखा है अनूप जी, आप बहुत साल वहाँ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन छोड़ के। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी किया है। तो ये लोग केवल देखिए, और मदरसों की बात है, हम चाहते हैं कि उन मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे बच्चे किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और मुख्य धारा में भी लाना चाहिए, मुख्य धारा में लाना चाहिए, अच्छी परवरिश होनी चाहिए उनके सबके। हमने कहा कि सरकारी स्कूलों में इनका एडमिशन करवा दीजिए, सब जगह सभी बच्चों को। लेकिन पहचान छुपा के रहना, पढ़ाई के लिए लाए गए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर में कुछ और अंकित है, अंदर कुछ और है, किसी का कोई इतिहास निकल रहा है, कोई गलत कर रहा है। यहाँ पर जो है, यहाँ हमारी डेमोग्राफी भी बदल रही है इसके कारण से। अच्छा। और हाँ, तो देवभूमि, अगर देवभूमि की डेमोग्राफी सुरक्षित नहीं रहेगी तो सुरक्षित रहेगी कहाँ की? क्या कहना चाहते हैं धामी जी आप? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है, और ये मेरा अकेले का संकल्प नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड का संकल्प है, पूरे देवभूमि के लोग। और केवल देवभूमि के लोग नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ इस भूमि को, इस पवित्र भूमि को, इस देवभूमि को, ऋषियों की भूमि को, मुनियों की भूमि को, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर हमारे स्वामी विवेकानंद जी, अनेक लोगों ने यहाँ पर तप किया है, यहाँ पर साधना की है। ये वो स्थली है। और हर एक जगह पर, मैं देवभूमि इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे राज्य के अंदर आप कहीं चले जाइए, आपको हर एक जगह पर एक न एक देव स्थान मिलेगा। तो बिल्कुल। और आप दुनिया में कहीं जाएंगे, इतने लोग सभागार में बैठे हैं, अगर मेरी बात सही होगी तो सब ताली बजाएंगे अभी, कि हम लोग जो है कहीं भी जो है देश में जाएं, दुनिया में जाएं, अगर ये कहेंगे कि कहाँ से आए हो भाई, अगर बता दें, तन्मय जी आपका भी यहाँ से बड़ा नाता है, आपने भी 6 बरस यहीं पढ़ाई करी है, आप कहेंगे कि कहाँ से आए हैं, कोई पूछेगा, जैसे ही कहेंगे कि उत्तराखंड से आए हैं, तो सच में मैं बता रहा हूँ, चेहरे पर आदमी के एकदम से भाव बदल जाएगा। तो सही कह रहा हूँ ना मैं? सामान्य परिवार से पला बड़ा हूँ। हाँ। इस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, नीतियाँ हैं, उसको मैंने आत्मसात किया है। हाँ। मैंने कभी भी कोई भी अपने लिए कोई पद मांगा नहीं है जी। और कभी भी कुछ मैंने बनने के बारे में नहीं सोचा है। बचपन से कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, एक बात जरूर मैंने दृढ़ता के साथ, और आज भी कह रहा हूँ कि हमेशा मैंने ये सोचा कि कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। और मैं अपने नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सबका जो है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उस समय जिम्मेदारी मिली थी, और मैं स्वयं अपना चुनाव हार गया था, लेकिन पूरे राज्य का चुनाव बिल्कुल जिता दिया था पार्टी आपने। को लोगों ने जिता दिया था। तो इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में वो बहुत दूरदृष्टि वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, जिन्होंने एक सामान्य परिवार में, और मैं उस समय जब पहली बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तो मुझे बताया भी नहीं गया था जी, और मुझे पता भी नहीं था। मैं तो विधानमंडल दल की बैठक में सबसे पीछे जाकर बैठा था। अचानक मेरे नाम का अनाउंस हुआ और मेरे जेब में एक मोबाइल था, वो भी गिर गया मुझे। मैं ढूंढता रहा उसको, लोगों ने कहा कि अरे अभी आपको जो है आगे जा रहे हैं और कहाँ मोबाइल ढूंढ रहे हैं, चलिए आगे को बढ़िए। तो इस प्रकार का है। तो और ये हमारे पार्टी का एक विशेष वो भी है कि किसी भी कार्यकर्ता को उसके ऊपर इतना भरोसा करना कि वो कोई भी दायित्व उसको दिया जाए वो पूरा कर लेगा। ये सच में, और दूसरी पार्टियों में कैसे ये सब होता है आप सब जानती हैं उसके बारे में। पर धामी जी एक्सपेक्टेशन थी कि हार गया हूं उसके बाद भी मुझे सीएम बनाया जाएगा, मतलब पीएम का दिल ऐसा जीता आपने कि डिसीजन ये हो गई। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया जी, ये बात है, स्वाभाविक रूप से मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे को लगा कि रिजल्ट तो मेरा ठीक नहीं आया है, लेकिन मन में थोड़ा सा कष्ट होना स्वाभाविक था। सब समर्थक मित्र पार्टी के लोग सभी को दुख था। थोड़ी देर के लिए मुझे भी हुआ ऐसा, लेकिन कुछ ही देर के बाद भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से मेरे मन में ये भाव आ गया कि भाई
भले ही तुम चुनाव अपना नहीं जीते हो, लेकिन पूरी पार्टी जीत गई है, वाह, पूरी पार्टी जीत गई Yes. है। और मुझे इस बात का संतोष था कि मैंने जो जनता के बीच में जाके जो वायदे किए हैं, जो मैंने वचन दिए हैं या जो संकल्प लिए हैं या जो भी हमने कहा है कि हम ये काम करेंगे, ये विकास की योजनाएं लाएंगे, हम ऐसे निर्णय करेंगे, ऐसे हम नियम बनाएंगे, वो सब काम अब मेरी पार्टी कर सकती है, मेरी सरकार आ गई है, बिल्कुल। कर सकती है। तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं था। टीम वर्क तो आपने स्पिरिट में निभाया है धामी जी। ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट वी रैप अप दिस सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और यहाँ हम सब के साथ मिलकर सारे सवाल हमारे लिए अच्छे जवाब दिए। सो थैंक यू वंस अगेन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।